फर्द कायम रब्ते मिल्लत से तन्हा कुछ नहीं। इकबाल के इस मिसरे को दिफाई फिलोसफर क्लॉज़विट्ज़ की थ्योरी के तनाजुर में देखा जाए तो इसके मुताबिक किसी भी मुल्क की बका के लिए रियासत, आवाम और इसके मुहाफिज फौज में एक गहरा रब्त लाजिम है। इसी रब्त से रियासत कायम दायम रहती है, जबकि इस तवाजुन के बिगाड़ से माशरे में अफरा तफरी और तनाव पैदा होता है। दुनिया की तारीख में जहां बहुत से ममालिक मार्ज़े वजूद में आए, वहीं इस तारीख ने कई ममालिक को टूटते हुए भी देखा। कौमों के बनने और टूटने का ये सिलसिला हमेशा से कायम है, जिसमें कई कौमें अपनी यकजहती और खिरतमंदी से उभर कर नाम पैदा करती आईं और कई दुश्मनों के हाथों नादान बनती रहीं और तारीख के पन्नों में गुम हो गईं। बिल्कुल ऐसे ही तारीख ने देखा कि पाकिस्तान भी बतौर रियासत ना ही महज मार्ज़े वजूद में आया, बल्कि अपनी यगानगत और बेदरीग कुर्बानियों से हमेशा दुनिया में अपना एक खास मकाम कायम रखा। मगर आज ये मुल्क खुदादाद आखिर ऐसी तोड़ फोड़ का शिकार क्यों होने लगा? इसके लिए तारीख का जायजा लेना बहुत जरूरी है। आखिर मुल्क तबाह क्यों होते हैं? सूडान किसी दौर में अफ्रीका के आसूदा हाल मुमालिक में शुमार किया जाता था। माशरती और जमहूरी तौर पर एक मुस्तहकम मुमलिकत थी, लेकिन मुल्क दुश्मन अनासिर ने सियासी, अस्करी और माशरती यकजहती में फसाद का ऐसा बीज बोया कि सूडान इंतशार का शिकार होकर तबाही के दहाने पर आ पहुंचा। आवाम हुकूमत मुखालिफ हुई, अस्करी और सरकारी इमारतें और इमलाक निशाना बनने लगी और देखते ही देखते इस खतरनाक तफरीक से भूख, अफलास और बर्बादी सूडान का मुकद्दर बन गए। सूडान की खाना जंगी में आज तक तकरीबन 15,000 से ज्यादा अफराद जाबाक हो चुके हैं। इसी तरह अरब स्प्रिंग के जरिए कई ममालिक में भौचाल बर्पा किया गया और इंतशार फैलाने के लिए सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया गया। लीबिया का वाकया ज्यादा पुराना नहीं। लीबिया तेल के जखायर से मालामाल एक मुल्क था, जिसको खित्ते में तेल की बरामद की वजह से एक अहम तरीन हैसियत हासिल थी। तारीख ने देखा कि कैसे अक्टूबर 2011 में लीबिया के खिलाफ एक सोचे समझे मंसूबे के तहत आवाम को उकसाया गया। आवाम को यही महसूस करवाया गया कि इनके साथ जुल्म हो रहा है। एक मुहिम के तहत आवाम में जज्बात भड़काए गए कि वो हक पर हैं। वहाँ छोटे छोटे ग्रुपों ने हथियारों के जोर पर इलाके पर कब्जा कर लिया। कई नए मकामी लीडर्स खड़े किए गए, जिन्होंने आवाम के जज्बात को सुलगाया। जगह जगह कानून हाथ में लिया जाने लगा और यूं देखते ही देखते एक हंसता बसता लीबिया खाक हो गया, जहां आज तबाही और बेसरो सामानी के अलावा और कुछ नहीं। वहीं शाम के हालात का भी जायजा लिया जाए तो तारीख हमें बताती है कि शाम एक दौर में खुशहाल और सकाफती तौर पर एक मोतबर मुल्क जाना जाता था। यहाँ के लोग एक खुशहाल जिंदगी बसर कर रहे थे। यहाँ के बच्चे मयारी तालीम के जेवर से आरास्ता थे। यहाँ अमन की फिजाएं कायम थीं, मगर बदबख्त दुश्मन ने दहशतगर्दी का ऐसा जाल बिछाया जिसने पहले फौज के पैर उखाड़े ताकि मुल्क की दिफाई लाइन को नाकारा बनाकर बाकी की रियासत को तोड़ा जा सके। तारीख रियासतों की ऐसी बर्बादी से भरी पड़ी है, जहां बैरूनी और अंदरूनी ताकतों ने मिलकर नफरत का बीज बोया, इसके रब्त को खोखला किया, लिसानी और फिरका वाराना बुनियादों पर मुल्क में इंतशार को दावत दी और मुल्क दुश्मन कुव्वतें तबाह करने में कामयाब हुई। फलस्तीन की हालिया जंग से जुड़े हकाइक भी किसी से ढके छुपे नहीं, जहां नहित्ते फलस्तीनियों की ढाल बनने के लिए कोई भी मुनज़्ज़म फौज मौजूद नहीं जो आवाम को इसराइल की बर्बरियत से बचा सके।
इन तमाम ममालिक में जब मुल्क दुश्मन अनासिर ने आवाम, रियासत और फौज की मजबूत गिरा को खोला और इनकी बुनियादों को नफरत के जहर से भरना शुरू किया, तो इन रियासतों का अक़वाम आलम में जो तमाशा बना वो सब ने देखा। इन ममालिक में रहने वाले अपनी मिट्टी, अपना मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो गए। यहाँ की कई इज्जतदार बहन बेटियां हालात के हाथों तंग आकर अपनी इज्जतें बेचने पर मजबूर हो गई। याद रहे, किसी भी मुल्क में ऐसे हालात पैदा करने के लिए फौज को तरजीही तौर पर निशाना बनाना दुश्मन का एक बुनियादी उसूल है। ये सब ममालिक मौशी तौर पर पाकिस्तान से कहीं ज्यादा मजबूत और मुस्तहकम थे, जो इसी सोशल मीडिया और गैर मुसद्दिका अफवाहों के भेंट चढ़े और दुनिया भर में इबरत का निशान बन गए। जितनी दहशतगर्दी पाकिस्तान में हो रही है, इसका 25 से 30% इन ममालिक पर आया तो कितने बड़े बड़े मुल्क तबाह हो गए। मगर पाकिस्तान कायम और दायम है। इसकी वजह वो कुर्बानियां हैं जो अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारे रोजमर्रा की बुनियाद पर पेश कर रहे हैं। पाकिस्तान में दुश्मन के अज़ाइम कुछ अलग नहीं है। 1967 में बकौल इसराइल के पहले वजीर आजम बेन गोरियोन के आलमी सहयूनी तहरीक को पाकिस्तान से लाहक खतरात से गाफिल नहीं रहना चाहिए और पाकिस्तान हमारा पहला हदफ होना चाहिए, क्योंकि ये नजरियाती रियासत हमारे वजूद के लिए खतरा है। इसलिए इंडिया हमारे लिए पाकिस्तान के खिलाफ एक अहम मरकज है। ये लाजिम है कि हम इस मरकज को पाकिस्तानियों के कुचलने के लिए इस्तेमाल करें, जो कि यहूदियों और सहयूनियों के दुश्मन है। इस मकसद के लिए हमें हर किस्म के खुफिया मंसूबों और हरबों को बरूए कार लाना चाहिए। बदकिस्मती से पाकिस्तान गंभीर खतरात में घिरा एक ऐसा मुल्क है जिसके मशरिक में हिंदुत्व का उभरता जुनून है, तो मगरिब में दहशतगर्द ख्वारजी, शुमाल एक तवील पहाड़ी सिलसिले पर मुश्तमिल है, तो जुनूब में बहीरे अरब है। लिहाजा ऐसे महले वकू और खतरात की रोशनी में किधर जाओगे? अवाम के पास साबित कदम रहने के सिवा और कोई चारा नहीं। 1965 की रिवायती जंग हो या दहशतगर्दी के खिलाफ महाज, पाकिस्तान की आवाम, हुकूमत और फौज ने यकजान होकर दुश्मन को हर बार शिकस्त दी। आवाम, हुकूमत और फौज की यही यकजहती हमेशा दुश्मन के आड़े आई। लिहाजा अब दुश्मन ने बेहद चालाकी से इस रब्त को तोड़ने की एक नई चाल रचाई है। आए दिन फौज के खिलाफ मन घड़त, बेबुनियाद और गैर मुसद्दिका प्रोपेगेंडा के जरिए आवाम में नफरत का एक ऐसा बीज बोया जा रहा है जो पाकिस्तान को एक तबाही के रास्ते पर धकेल रहा है। सियासी अदम इस्तेहकाम, फिरकावारियत और लिसानी तफरीक जैसी चंद कमजोरियों का फायदा उठाकर कौम को भड़काया जा रहा है। दुश्मन एक भारी रकम के जरिए आवाम को भड़काने के लिए कई मकामी रहनुमाओं की पुश्त पनाही कर रहा है और कई ग्रुपों को खड़ा किया जा रहा है। वो हुकूमत और बिलखुसूस फौज के खिलाफ खड़े हो जाएं। दुश्मन को बाखूबी इल्म है कि पाक फौज वो वाहिद ढाल है जो दुश्मन के रास्ते की रुकावट है। हमें अपना डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इंफॉर्मेशनल, साइकोलॉजिकल, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, जितने हमारे एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर हैं, उनको हमने एक तालमेल के साथ में इस्तेमाल करते हुए जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो पाकिस्तान की सेना है उनके ऊपर हमने ये प्रेशर डालना है। पाकिस्तान के अंदर उनकी जो इंसरेक्शनिस्ट मूवमेंट्स हैं उनके अंदर थोड़ा बढ़ावा देते हैं। 73 में फिर से उस पाकिस्तान जो मजहब के आधार पर बना था उसके दो टुकड़े। इस पाकिस्तान को खंड खंड होने से भी दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। पाकिस्तान का 4 टुकड़ा करने तक हमें रुकना नहीं चाहिए। How do we tackle Pakistan? We start working on the vulnerabilities of Pakistan. It can be economic, it can be internal security, it can be political, it can be their isolation internationally, it can be their this thing like that. So it can be anything. जब तक ये पेशा वराना और मुनज़्ज़म फौज कायम है, तब तक मुल्क पाकिस्तान की बका कायम है। यही वजह है कि दुश्मन ने कई बार
इस फौज पर किसी न किसी शक्ल में हमला किया, मगर आवाम की पुरजोश मोहब्बत और एतमाद ने हर बार अफवाजे पाकिस्तान को सुरखरू किया। इस बात का इदराक बहुत से गैर मुल्की माहिरीन भी कर चुके हैं कि पाकिस्तान की बका की वाहिद और आखिरी जामिन इसकी अफवाज है। एक मशहूर अमरीकी तजिया निगार क्रिस्टीन फेयर 2020 में अपने दिए गए एक बयान में कहती है कि पाकिस्तान की तबाही के लिए लाजमी है कि पहले पाकिस्तान की फौज तबाह हो, लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा नजर नहीं आ रहा। महज यही वजह है कि अब दुश्मन ने नए तर्ज पर पाक अफवाज के खिलाफ सर तोड़ कोशिशें शुरू की हैं और हर मुमकिन तरीके से इसे कमजोर करने की हिकमत अमली लेकर सामने आया है। मजमूम सियासी मकासद हासिल करने के लिए आवाम को डिजिटल टेररिज्म के जरिए फरगलाया जा रहा है। इस डिजिटल टेररिज्म का इस्तेमाल बराह रास्त भारत और मगरिब से किया जाता है, जिसके बेशुमार सबूत पकड़े जा चुके हैं। ये शवाहिद साबित करते हैं कि दहशतगर्दों और डिजिटल दहशतगर्दों का टारगेट सिर्फ अफवाजे पाकिस्तान है। सोशल मीडिया पर बेहंगम और बेतुके प्रोपेगेंडे के जरिए आम आवाम के जहनों से खेला जा रहा है और अंदरूनी हालात बिगाड़ने के लिए चंद जत्थों को आवाम को बहकाने के काम पर लगाया गया है, ताकि मुल्क की वाहिद दिफाई ताकत को कमजोर करके अपने नापाक आज़ाइम को यकीनी बनाया जा सके। अपने सियासी नजरिए और वाबस्तगी को लम्हे भर के लिए एक तरफ रखकर 9 मई के वाकयात का जायजा लें तो साफ नजर आता है कि ये दुश्मन की रचाई गई बिलवास्ता या बिलावास्ता एक सोची समझी साजिश थी। जिसमें हमारी सादा लू आवाम बिना सोचे समझे हिस्सा बनते रहे। बिलाशुबा ये जंग एक कठिन जंग है, जहां हर तरफ एक अफरा तफरी और दूसरी तरफ झूठी और बेबुनियाद खबरों का एक अंबार है। मगर हक और बातिल को जांचने के लिए हमारे प्यारे नबी सरवरे कौनैन नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस काफी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। तो भला कोई मुसलमान अपने मुल्क को तोड़ने और इसमें इंतशार फैलाने की बात कैसे कर सकता है? क्या हम ये चाहते हैं कि हम भी दुनिया भर में एक इबरत बन जाएं? क्या हम चाहते हैं कि दुश्मन के एक खेल का हिस्सा बनकर अपने ही हंसते बसते वतन को बर्बाद कर दें? क्या हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारी बहनें, बेटियां भी अपनी इज्जतें लिए मारी मारी फिरें? याद रहे, आपको वरगलाने वाला हर एक शख्स जो आज आपको मसीहा दिखता है, वतन के लुट जाने पर वो माल बटोरे अपने अमेरिका यूरोप के महलात में फरार हो जाएंगे। जब आप अपने उजड़े चमन में बैठे हाथ मल रहे होंगे और अपनी दास्तां भी न रहेगी दास्तानों में। खुदा न खास्ता, तारीख गवाह है कि अगर आज पाकिस्तान खड़ा है तो उसकी अफवाज की वजह से ही खड़ा है। बहैसियत कौम हमें तो पाक फौज का शुक्रगुजार होना चाहिए कि वो इस मुल्क की बका के लिए कितने ही महाजों पर बिला खौफ कूद पड़े। हमारी इज्जत व आबरू और अमन की खातिर कितनी ही कुर्बानियां पेश कर दी। तमाम मुश्किलात के बावजूद आज पाक अफवाज न सिर्फ अपनी दिफाई जिम्मेदारियां बतरीके एहसन निभा रही है, बल्कि मुआशी तरक्की में भी आवाम और हुकूमत के शाना बशाना खड़ी है। आइए मिलकर दुश्मन की तमाम चालों को नाकाम बनाएं और इसके किसी भी धोखे का हिस्सा ना बने। मुल्क का दिफा मजबूत है तो मुल्क है, और मुल्क है तो हम हैं। आए आवाम, हुकूमत और फौज मिलकर
मुल्क को मजबूत से मजबूत तर बनाएं और साबित करें कि हम एक थे, एक हैं और हमेशा एक रहेंगे।